वैष्णव सरदार वल्लभ भाई विद्यालय राजकोट से। तो आइए आज हम कक्षा 9वीं में जाते हैं और उनका हिंदी में जा रहे हैं। हम लोग छुट्टियों में घुमा करते हैं, कभी कभी यहाँ जाते हैं, कभी बाहर घूमने जाते हैं, कभी अपने सगे वाले के घर घूमने जाते हैं। जो मेरे निकट के परिचित लोग हैं, जैसे मामा है, जैसे चाचा है, उनके घर हम जाते हैं। हम गांव में भी जाते हैं, जिनकी दादी रहती है, जिनके चाचा रहते हैं, तो गांव में भी जाते हैं। गांव में जाके वहाँ हरे भरे खेत देखते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक प्रवास माने कि पर्यटन का स्थल है, जिसे हम दुनिया का या भारत का स्वर्ग मानते हैं, वह है कश्मीर। तो आइए आज हम वही कश्मीर के एक प्राकृतिक स्थान जिनका नाम है गुलमर्ग, तो आइए हम उन्हीं का एक वर्णन देखते हैं। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, यह चैप्टर 8वां है और यह मोहन राकेश ने लिखा है। तो आइए हम देखें गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। के लेखक है मोहन राकेश। तो आइए आज हम ये गुलमर्ग की खिड़की से एक रात को देखते हैं। मतलब आज हम ये प्रवास के स्थल को एक बार देख लेते हैं। हम भी कश्मीर का आनंद लूटने जा रहे हैं, गुलमर्ग की प्राकृतिक शोभा को देखते हैं। लेखक मोहन राकेश ने यह पाठ इसलिए लिखा है कि एक बार वह गुलमर्ग गए थे, लेकिन उनके प्राकृतिक सौंदर्य को वह कभी भुला नहीं पाते थे। तो ये आइए पहले हम मोहन राकेश के परिचय को थोड़ा जान लेते हैं। उनका जन्म जालंधर माने पंजाब में हुआ था। उनके पिता वकील थे, लेकिन फिर भी उसे साहित्य में रुचि थी। यह मोहन राकेश कैसे थे? तो इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में एमए किया था और उसके पश्चात डीएवी कॉलेज में जालंधर विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य कर रहे थे। इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का संपादन किया था और बाद में स्वतंत्र लेखन भी करते थे। कहानी लेखन के साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं इंसान के खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी का संग्रह है और अंधेरे बंद कमरे, न आने वाला कल उनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मोहन राकेश ऐसे तो मूलतः वह
कहानीकार और नाट्यकार थे और है। तो ये मोहन राकेश ने गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश में से लिया गया है। उन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य को स्वानुभूत किया है और उसके बाद उन्होंने यह लिखा है। तो हम आज इस पाठ को देखते हैं। आइए हम पाठ 8वां देखें। कुछ जगह होती है जिन्हें आंख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। कुछ जगहें ऐसी होती है जो एक बार देखते हैं, फिर हम चौंक उठते हैं, फिर धीरे धीरे उसे देखते हैं और फिर उदास हो जाते हैं। लेकिन गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। जितनी बार देखो, एक बार देखो, 2 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो, नई ही नई लगती है। उसे देखने को जी करता है। हर बार खुशी मिलती है, आनंद मिलता है। तो आगे देखते हैं। लेखक कहते हैं, मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुंड और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति को आत्मीयता धीरे धीरे गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियों, उड़ते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों संध्याएं, घना कोहरा, पीली धूप और सब कुछ। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है कि अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। तो यहाँ कवि कहते हैं कि कई महीनों के बाद उन्हें एहसास होता है कि यह स्थल कैसा है। लेखक मोहन जी कहते हैं कि मैं एक बार गया था तो 1 घंटे में पूरा गुलमर्ग देख के आ गया। मुझे कुछ भी असाधारण नहीं लगा। असाधारण माने कि जो कुछ अलग ही है, कुछ और ही उनकी बात है, साधारण नहीं है, उसे असाधारण कहते हैं। तो ये गुलमर्ग उसे कुछ ऐसा अलग नहीं लगा, मतलब साधारण ही लगा। 1 घंटे में पूरा गुलमर्ग उन्होंने घूम लिया, फिर लिया, लेकिन उसे कुछ भी असाधारण नहीं लगा। पूरा गुलमर्ग देख लिया, लेकिन कई महीनों के बाद फिर उसे एहसास हुआ कि मुझे फिर वहाँ जाना है। फिर गुलमर्ग आ गए और वहाँ पहली बार आए और आके वहाँ रुके। उन्होंने देखा कि ये सब तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। कैसी कैसी चीज है गुलमर्ग में जो रहता है, वही उनके प्राकृतिक सौंदर्य को
देख सकता है। धीरे धीरे उनकी आत्मीयता गुलमर्ग से बढ़ती है और उनके सपाट मैदान के बाद गुलमर्ग में जैसे उनका एक हिस्सा बन जाते हैं। वहाँ के प्राकृतिक दृश्य उसे अपने अंदर समाये हुए लगते हैं। जैसे प्रतीत होते हैं कि यह प्राकृतिक दृश्य मेरे अंदर समा चुके हैं। लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में रहने के बाद जब व्यक्ति वहाँ से विदा लेता है तो अपने आप को वहाँ से बिछुड़ा हुआ मानता है। ऐसे लगता है कि मैं अपने आप से बिछुड़ गया, ऐसा उसे अनुभव होता है। वह सदा अपने परिचित से रहने का आनंद, परिचित होने का आनंद बना रहता है, लेकिन यहाँ से तो चला जाता है तो खुद अपने आप से बिछुड़ गया है, ऐसा लगता है। आगे देखते हैं, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उड़ते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं। वातावरण में नई नई कोमलें फूट आती है। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों की कोटिकों के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं। दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ती नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं। सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को सिमटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर हेली पगडंडिया की पतली पतली नरम बाहें, जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी, ऐसी ही कोमल, विस्मृत और निढाल। उधर गुलमर्ग में ऐसा हाल है। कैसा हाल है? तो गुलमर्ग हरियाली से भरा हुआ है। उनकी प्राकृतिक सौंदर्य हरियाली से भरा हुआ है। नीचे गहरी घास है। लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली और ऊंचे ऊंचे वृक्ष के कारण आकाश भी हरा भरा लगता है। आकाश भी जैसे हरा है ऐसा लगता है। ऊंचे ऊंचे वृक्ष है तो आकाश हरा होने का एहसास होता है। हरियाली के बीच नए नए रंग के फूल भी देखने को मिलते हैं। हर एक क्षण नया नया अनुभव मोहन राकेश जी को हो रहा है और हर क्षण उसे एक रोमांच की दृष्टि से उसकी एक रोमांच सृष्टि उन्हें वहाँ मिलती है। लोग हरी भरी घास पर बैठकर आनंद लेते हैं और सैलानी मतलब वहाँ जो घूमने आते हैं, फिरने आते हैं यात्री, तो सैलानी घुड़सवारी का मजा लेते हैं। वहाँ घुड़सवारी मैदान में होती है। एक जगह से दूसरे जगह घुड़ पर सवारी करते हैं, वह भी मजा लेते हैं। वहाँ कोमल उपनियाँ होती है और कोपल मतलब नई पत्ती, कोमल मतलब नई पत्ती। कोपल मतलब नई पत्ती। तो यहाँ साधारण का भी विरुद्धार्थी शब्द हम लिख सकते हैं। विरुद्धार्थी
हमें खूब आनंद आता है जब हम देखते हैं कि यहाँ नई नई कोपलें खिलती है और चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है और बीच में चारों तरफ धुंध ही धुंध है। धुंध माने सुबह की जब सुबह होती है तब ऐसे धुंध गिरती है, चारों तरफ जैसे धुएं जैसा लगता है। तो यहाँ आगे कहते हैं कि गुलमर्ग में चारों तरफ कैसी है तो हरियाली है और इस पर बैठने का भी कुछ और ही आनंद है। चारों तरफ हरियाली, छत और ऊपर देखते हैं तब भी हमें आकाश की हरा दिखता है। आगे सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ अब नदियों में टप जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। जब सूरज चमकता है तो यह सब ऊपर आता है जैसे कोई नया सपना है। कोई एक फूल नया सपना लेकर सूरज के आने से खिल उठता है। ऐसे ही ये गुलमर्ग भी सूरज के आने से पूरा खिल जाता है। जब सूरज चला जाता है तो ये पूरी हरियाली, ये पूरा प्राकृतिक ये स्थान जैसे चुप हो जाता है, जैसे वह चारों तरफ होके खामोश हो जाता है। खामोश का मतलब है चुप। खामोश माने चुप्पी। तो यहाँ ऐसा खामोश माने चुप हो जाते हैं। रात को जैसे सब शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। और आगे कहते हैं जैसे सुबह उठती है तो सुबह होते ही सूरज के निकलने से वहां पशुओं के रेवड़ निकलते हैं। रेवड़ माने समूह। रेवड़ माने समूह, गाय का समूह, भैंस का, बकरियों का, उसे रेवड़ कहते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ धुंध जो हवा में धूल उड़ती है और उनकी वजह से जैसे कैसा लगता है, धुआं जैसा लगता है, उसे धुंध कहते हैं। चारों तरफ सुबह कोहरा छा जाता है। कुहासा, कुहासा मतलब कोहरा, कुहासा मतलब कोहरा। और जैसे रात होती है तो सब शांत हो जाता है, खामोश हो जाता है और दिन की प्रतीक्षा करते हैं। प्रतीक्षा का समानार्थी शब्द प्रतीक्षा, उनका समानार्थी शब्द है इंतजार। उनका समानार्थी शब्द इंतजार। तो प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं कि सुबह कब होएगी। आगे देखते हैं मोहन जी क्या कहते हैं। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि कब वह मुझ तक पहुंचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का
हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर खड़ा होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ मैं तुझसे कमजोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी। बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी ही देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी। बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहां तहां ठिठक गया और दूर ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोर उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में 2-1 बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहां रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहां ले जाता है। वरना वहां है क्या एक खुला सपाट मैदान जहां ज्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्यों बार बार वहां जाना चाहता है? क्यों गोल्फ खेलने के लिए ही? मोहन राकेश जी बहुत ही अच्छी बात कहते हैं कि जब दिन होता है, सूरज निकलता है तो पूरा दृश्य बदल जाता है और आकाश भी बदल जाता है। उनके नज़ारे भी हमें देखने को मिलता है। भेड़ियों और बकरियों का रेवड़ माने समूह निकलते हैं जो पगडंडियों पर चलता है और जो खामोश था, जो शांत था, अब तक का मैदान उसमें चहल पहल बढ़ती रहती है और चहल पहल में बदल जाता है। आगे कहते हैं लेखक कि एक रात वह गुलमर्ग की होटल में थे और खिड़की से बाहर देख रहे थे। हमारा देखो ये शीर्षक उसी का ही नतीजा है कि लेखक गुलमर्ग की खिड़की से एक रात देखते थे। क्या देखा? तो उन्होंने देखा दूर सामने से एक बरसाती घटा उसकी ओर बढ़ती आ रही थी। दूर से मैदान में से दिखता था कि एक बरसाती घटा उनकी ओर आ रही थी और लेखक भी चाहते थे कि वह घटा उस तक पहुंचे और वह घटा उनको अपने में लपेट ले। घटा बहुत बड़ी है, इंसान बहुत छोटा है, फिर भी वह चाहते थे इसी तूफानी हवा में वह लपेटना चाहते थे। वह भी कहते थे कि आ मेरे सामने आ, मुझ में भी ताकत है, मैं कमजोर नहीं हूँ। इस तूफानी हवा और बादलों और गरजती बिजलियों चमक रही थी, उनके साथ वह भिड़ना चाहते थे। लेखक ये बरसती घटा का पूरा आनंद लेना चाहते थे, लेकिन थोड़े दिन उनकी अरमान आशा पर पानी फिर जाता है। थोड़े दूर रहकर वह घटा धीरे धीरे शांत हो जाती है, वह तूफान रुक जाता है और लेखक की इच्छा पूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि गुलमर्ग में कोई ऐसा एक आकर्षण है जो कोई न कोई ऐसा आकर्षण है जो लोगों को यहाँ खींच लाता है। वरना गुलमर्ग में क्या है? हरियाली है, सपाट मैदान है। तो क्या कोई मैदान में गोल्फ खेलने के लिए आते हैं? गोल्फ खेलते हैं, लेकिन कोई सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए नहीं आते। यहाँ ऐसा कोई आकर्षण ऐसा है जो उसे
वहाँ से कोने कोने, दुनिया के कोने कोने से उन्हें खींचकर यहाँ ले आते। तो गुलमर्ग एक कश्मीर का एक प्राकृतिक ऐसा स्थल है जो हमें खींचता है। लेखक मोहन राकेश यह बात को अपने जीवन में कभी भूल नहीं सकते। अपने जीवन में यह बात हमेशा वह याद रखते। भूलने पर भी, भूलना चाहे फिर भी वह भूल नहीं सकते। तो यहाँ लेखक मोहन राकेश ने गुलमर्ग की खिड़की से एक रात ऐसा तूफान देखा, ऐसी हवा, ऐसी घटा जो अपने को छू ले, अपने के अंदर उसे समा ले, लेकिन उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हो सकी। तो यही हमारा आज का जब बातें यहाँ ये समाप्त होता है। तो आप इनके प्रश्नों और उत्तर अपने नोट में लिखिए। उनके नीचे जो पाठ के नीचे प्रश्न दिए गए हैं उन्हें अपनी नोट में अवश्य लिखिए। नमस्कार।